अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं बेनिश बख्श बलोच और आज हम बात करेंगे एक ऐसे फ़नकार से जो वसाइल की कमी के बावजूद अपने ख्वाबों से समझौता नहीं करता, जो मुश्किलात के बीच भी मुस्कुराना नहीं भूलता और जो बलोच फ़िल्मी इंडस्ट्री को अपने जज्बे से ज़िंदा रखे हुए हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ दानिश बलोच साहब की, जो बलोची फ़िल्म इंडस्ट्री के बासलाहियत अदाकार हैं। आइए जानते हैं एक फ़नकार के अंदर छुपा हुआ वो हौसला जो कभी थकता नहीं और जो कभी रुकता नहीं, उन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, बहुत शुक्रिया हमें टाइम देने का। सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आप बलोच फ़िल्म इंडस्ट्री में आपका ये कदम रखना कैसे हुआ? बहुत शुक्रिया आप लोगों के यहाँ आने का और मुझसे इंटरव्यू लेने का। मैं आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, आपने इतना वक्त निकाला। आपका सवाल ये है कि मैं बलूच इंडस्ट्री में कैसे आया, बलूची फ़िल्में कैसे बनी। तो मैं समझता हूँ कि इससे पहले मैं बताऊँ कि बलूची फ़िल्मों आने से पहले, बलूची फ़िल्मों में आने से पहले मैं स्टेज ड्रामे करता था, थिएटर वगैरह करता था। तो वो मुझे शौक़ हुआ कि स्टार्ट में मुझे शौक़ हुआ कि मैं फ़िल्म मेकिंग सीखूँ। तो 84 में कहीं जाके मैंने फ़िल्म मेकिंग सीखी। उस ज़माने में वीसीआर वगैरह थे, तो वो वीसीआरों पे जो है तो वो फ़िल्म मेकिंग सीखी हमने। उसमें एडिटिंग, उसमें डबिंग, उसमें साउंड मिक्सिंग, वो सब चीज़ें मैंने सीखी 84 में। फिर उसके बाद 85 में मुझे जो है एक उस्ताद मिले, अली अहमद साहब, जो पाकिस्तान के नामवर ड्रामा निगार थे। उन्होंने जो है फिर मुझे अपनी एकेडमी में अपनी शागिर्दी में लिया। उनकी एकेडमी में जो है वो एक्टिंग और डायरेक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग ये सिखाने का सारा मरहला था। तो 85 से लेकर 87 तक मैं वहाँ पर जो है ट्रेनिंग करता गया और कुछ सीखा। उसके बाद फिर मैंने अपना एक ड्रामा लिखा, अलिफ से एक हो जाएं के नाम से, उर्दू ड्रामा मैंने लिखा। मैंने मुल्ला पाज़ल आल में किया, मैंने यहाँ पर चाकीवाड़ा में। तो लोगों ने बड़ा पसंद किया, बहुत अच्छा ड्रामा रहा। तो इस ड्रामे के दौरान ही जो है मुझे कलरी के कुछ लड़के थे, बलोच, अनवर ईसा नाम था उसका, तो वो आए थे ड्रामा देखने के लिए। उन्होंने मुझसे ये कहा, जब उन्होंने ड्रामा देखा, उन्होंने मुझसे ये कहा कि यार हम लोग एक बलूची फ़िल्म बनाने की तैयारी में हैं और आप लोग सब बलोच हैं, तो उर्दू ड्रामा आप कर रहे हैं। मैंने कहा मैं तो उर्दू ड्रामा करता रहता हूँ अक्सर, तो शहर में करता रहता हूँ, यार लियारी में नहीं किया, पहली बार मैं लियारी में किया मैंने। तो उसने कहा कि हम बलूची ड्रामा कर रहे हैं और बलूची वीडियो फिल्म बना रहे हैं, तो आप लोग आओ हमारे साथ, शामिल हो जाओ हमारे साथ बलूची ड्रामे के लिए। तो मैं उनके साथ चला गया और 87 में मेरा पहला बलूची जो है पहली बलूची कैसेट आई वशमल्ले के नाम से। तो वो फिर स्टार्ट वहाँ से हुआ। फिर उसके बाद 88 में किया हमने आदिंग के बाद फिर कंदक न लूटी, फिर बहुत सारी चीज़ें। फिर शेख चिल्ली मेरा मेन रोल था उसमें, शेख चिल्ली मैंने किया, तो मेन कैरेक्टर मैंने किया था उसमें। सारे बलूची में थे, सब बलूची में। शेख चिल्ली बलूची में किया, ये बलूची शेख चिल्ली हमने किया 93 में। फिर 95 में जो है मैंने ख़ुद एक बलूची फ़िल्म बनाई, दबई कस्सी नबई। तो उसमें जो है वो सेंट्रल आइडिया जो है वो वकार का था, तो तहरीर मैंने किया था उसको। तो फिर वो इसी तरह से चलता रहा। फिर हमारा वकार का ग्रुप बन गया, दोनों की जोड़ी बन गई। फिर ऑडियो कैसेटें हम लोग 17 ऑडियो कैसेटें की बलूची ज़बान में। फिर उसके बाद हमने फ़िल्में तकरीबन 40 से 50 के करीब हमने बलूची फ़िल्में बनाई। तो बस ये सिलसिला चलता रहा। फिर उसके साथ साथ मैं उर्दू भी करता रहा, मैं उर्दू ड्रामे भी करता अपने उस्ताद के साथ। मेरे उस्ताद का इंतकाल फिर 97 में हुआ, लेकिन मैं उनके साथ भी फिर दूसरे ग्रुप के साथ मैं स्टेज ड्रामे करता रहा उर्दू। तो उर्दू भी करता रहा, बलूची भी करता रहा। तो दोनों, मतलब बलूची तो मेरी अपनी ज़बान है, तो इसी वजह से मैं नहीं छोड़ना चाह रहा था कि मैं बलूची ज़बान ही करता रहूँ। लेकिन चूँकि वो उर्दू मेरे पुराने दोस्त थे, तो वो मुझे बुलाते थे, मैं उनके साथ भी चला जाता। क्या आप अब भी उर्दू ड्रामे करते हैं? मैं अब भी करता हूँ उर्दू ड्रामे। और अभी उर्दू ड्रामे के साथ साथ फिर मैं अब आर्ट कौंसिल की तारीख में पहली मरतबा ऐसा हुआ कि आर्ट कौंसिल की तारीख में बलूची ड्रामा स्टेज ड्रामा नहीं हुआ। और मैंने 2020 में पहला स्टेज ड्रामा किया बलूची ज़बान में, वशमल्ले के नाम से। फिर उसके बाद मैंने 2022 में दूसरा ड्रामा किया, दिलावती संभाल। फिर मैंने 2024 में एक तीसरा ड्रामा किया, वशरंग। ये बलूची ड्रामे, ये मतलब आर्ट्स कौंसिल की तारीख में बलूची ड्रामे कभी भी नहीं हुए स्टेज, वो मैंने किए, पहली बार मैंने स्टेज ड्रामे किए। तो मतलब जिस तरह उर्दू से मेरा
लगाव है ड्रामों में, तो इसी तरह से मैं चाहता हूँ कि बलूची के भी इसी तरह से ड्रामे पेश किए जाएँ। तो मैं बलूची कैसेटें हमने बहुत सारे की, लेकिन मैं चाहता था कि स्टेज ड्रामा भी करूँ, तो मैंने स्टेज ड्रामे भी किए। अच्छा, फिल्म इंडस्ट्री को लेकर क्वेश्चन तो बनते जा रहे हैं, लेकिन सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, जैसा कि आपके बकौल कि आपकी बलोची फिल्म जो पहली फिल्म थी वो दुबई कसी नबी, जिसमें मैन कैरेक्टर वकार बलोच का था और वहाँ से आप दोनों की एक ज़बरदस्त जोड़ी बन गई। तो क्या आपने सोचा था, क्योंकि तहरीर तो आपकी थी, क्या ऐसा सोचा था? और दुबई कसी नबी में आपका मेन मकसद क्या था, पैगाम क्या था उस फिल्म में? और आज जो हम देखते हैं कि दुबई कसी नबी पार्ट 2 शायद आया है, तो उसमें क्या मैसेज है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया। पहला जो हमने बलूची फिल्म बनाई थी 95 में, दुबई कसी नबी 95 में रिलीज़ हुई। 94 से हमने बनाना शुरू कर दिया, 95 में मुकम्मल भी रिलीज़ हुई। और फिर उसके बाद वो सेंट्रल आइडिया मैंने आपको बताया जिस तरह वकार बलोच का था, और मैंने इसको तहरीर किया, डायलॉग वाले सब लिखे उसके। तो उसमें हमारा जो मैसेज ये था कि एक बंदा जो है वो उसको यहाँ रोज़गार नहीं मिलता, इस मुल्क में रोज़गार का मसला बड़ा, उसमें वो रोज़गार के मसले को हमने टच किया था। तो रोज़गार का मसला था, रोज़गार यहाँ नहीं है, अपने मुल्क में रोज़गार नहीं, तो वो दूसरे मुल्कों में जाते हैं रोज़गार करने के लिए। लेकिन जब दूसरे मुल्कों में जाते हैं तो जहाँ वो तकलीफ़ें जो गैर मुल्कियों को वहाँ हासिल होती हैं, तो वो तकलीफ़ें वो सहता है वहाँ पर। वो तो हमने कॉमेडी में पेश किया है कि ऊँट की आंखों में सुरमा डाल रहा है तो वो ऊँट के वो कर रहा है, वो तो कॉमेडी के सारा हमने किया, लेकिन बेसिक आइडिया यही था कि वो तकलीफ़ में है वहाँ पर। अच्छा, गैर मुल्क में जाके रोज़गार के लिए वो तकलीफ़ इतनी उठाता है, लेकिन फिर जब वापस आता है वहाँ से कोई गलती हो जाती है कोई उससे, तो जब वापस आता है तो फिर उसकी ख्वाहिश होती है कि मैं दोबारा चला जाऊँ। अब जब दोबारा जाने के लिए तो वो आउट हो जाता है, क्योंकि वो फिर शेख मना करता है कि भाई इसको नहीं बुलाओ दुबई में, तो वो आउट हो जाए। तो अब वो सोचते मैं क्या किस तरह से जाऊँ, तो फिर वो इलीगल जो है वो लांचों के ज़रिए, जो इलीगल लांच जो जाते थे उस ज़माने में। तो एक वाक़या हुआ था 1977 में, ये ज़िया-उल-हक के दौर में जो है वो एक वाक़या हुआ था जिसमें समंदर में डूब के लोग मर गए थे। तो उसी वाक़े को लेके थोड़ा सा हमने उसमें टच डाला उसमें कि किस तरह से ये लोग जाते हैं इलीगल, फिर वहाँ जो है फिर वो भूख प्यास से लांच ख़राब हो जाती है, भूख प्यास से सब मरते हैं। तो ये भी एक मैसेज था कि एक तो रोज़गार और दूसरा ये कि इलीगल जाना कितना बुरा है, ये भी एक मैसेज था। तो अभी जो हम बना रहे हैं उसमें हम थोड़ी सी बहुत चेंजिंग भी कर रहे हैं, क्योंकि उस ज़माने में हमें फ़ीमेल मैसर नहीं थे बलूची ज़बान में, तो आज के दौर में फ़ीमेल आ जाती हैं, तो मैंने उसमें एक माँ का कैरेक्टर का इजाफा कर दिया। अच्छा, पहले बाप होता था? पहले बाप था, लेकिन बाप के साथ अब माँ भी है। अच्छा, बाप के साथ माँ। अब माँ जो है वो माँ ऐसा है कि जो शकील उसका छोटा भाई है और वकार बड़ा भाई है। अब वकार की जो माँ है उसकी तो डेथ हो चुकी है, लेकिन शकील की माँ ये है, नई जो माँ आई है वो शकील की माँ है, इसकी सौतेली माँ है। अब वो सौतेली माँ के साथ जो क्लेश चलता है इनका, वो बड़ा कॉमेडी सीक्वेंस बड़ा अच्छा, बड़ा बेहतरीन बन गया वो। अच्छा। तो ये एक न्यू वर्जन हमने बनाया, उसको कुछ चेंजिंग भी की है, तो मैं उसको न्यू वर्जन का नाम दे रहा हूँ कि दुबई कसी नबी न्यू वर्जन बन रही है, रीमेक नहीं हो रही, न्यू वर्जन बना रहे हैं उसको। अच्छा, आपसे ये पूछना चाहते हैं, जैसे कि आपने फिल्मों की तारीख के हवाले से बात की, वो अलग मेरा क्वेश्चन है। जो 70 की दाई में आप उर्दू ड्रामे करते थे, स्टेज ड्रामे से आपने शुरू किया है, तो उसका भी एक क्वेश्चन है। लेकिन सबसे पहले मैं ये आपसे ये पूछना चाहूँगी, आपकी हिस्ट्री में, आपकी तारीख में कौन सी फिल्म या कोई थिएटर ड्रामा आपका हिट रहा होगा? मेरी फिल्म यही तो दुबई कसी नबी हिट रही सबसे ज़्यादा। वो आज जो है लोग उसको कहते हैं, मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि आपकी दुबई कसी नबी फिल्म जो है वो एक मुग़ल आज़म समझने के, इंडिया में जो मुग़ल आज़म जो बनी थी वो साबित हुई, बलूची ज़बान में मुग़ल आज़म साबित हुई। तो एक तो ये फिल्म बड़ी अच्छी है, और एक मैं अपनी फिल्म का जिक्र करूँगा, शेख चिल्ली का, जिसमें मैंने मेन रोल किया था उसमें, वो 93 में आई थी। वो फिल्म बड़ी अच्छी थी, वो भी मुझे बहुत पसंद है। और इसके अलावा बहुत सारी फिल्में हैं, चुमका शरना है, आस्ते आस्ते शर्ब है, और नाको कमांडो है, और नसीबती वती है, बहुत सारी फिल्में ऐसी हमने बनाई। तो लोग कहते हैं ना अपने बाप को अपनी सब औलादें अजीज़ होती हैं, तो फिल्में भी हमारी इसी तरह औलादें हैं, हमें सब अजीज़ हैं, और अल्लाह का शुक्र है पब्लिक पसंद करती है तो हम बनाते हैं। पब्लिक हमसे डिमांड करती है अब कौन सी फिल्म आ रही, अब कौन सी फिल्म आ रही, तो हम फिर मजबूर हो जाते हैं। पहले तो हम करते हैं कि यार कुछ मिलता नहीं है, खाम का क्यों बनाए, छोड़ दो। एक बार कहते हैं छोड़ दो, फिर लोग डिमांड करते हैं यार अब कौन सी फिल्म आ रही है, नहीं कौन सी फिल्म आ रही है। अब ये सुनते हैं
फिर दोबारा दूसरी फिल्म बनाने लग जज्बा आ जाते हैं। जाता है करने का। ज़बरदस्त। लेकिन हम देखते हैं कि आपकी जोड़ी है वो ज़्यादातर जचता है वकार बलोच साहब के साथ। तो आपकी नज़र में ऐसा कौन सा फ़नकार है कि मतलब आपने उसके साथ काम करने में मज़ा आया होगा? नहीं, मैं चूँकि उर्दू ड्रामा में मैं काफ़ी काम कर चुका हूँ, और उसमें मैं सिकंदर सनम का नाम लूँगा, और मैं दूसरे हमारे आर्टिस्ट हैं जो राहुल लाला है और शकीर सिद्दीकी साहब हैं, जाकिर अच्छा। मस्ताना साहब हैं। तो इन सब के साथ मैंने काम किया है, इनके सबके साथ मज़ा आया, क्योंकि उर्दू एक अलग ज़बान है, उसकी एक अलग डिमांड है। ये 70 की दाई की बात है। हाँ, नहीं 70 की नहीं, 80 की बात अच्छा, करें। 80। तो ये उनकी एक अलग डिमांड है, वो कॉमेडी जो है वो ज़रा सी अलग है। लेकिन हमें बलूची में जब कॉमेडी करनी पड़ती है तो फिर वो हमें थोड़ा सा एहतियात करना पड़ता है। वो इसलिए एहतियात करना पड़ा कि हमारे बलूची की जो बैठी हुई ख़वातीन हमारे घर में माएँ बहनें वो देखती हैं, तो हम सोचते हैं कि ऐसा कोई जुमला अदा ना हो हमसे कि उनको कोई बुरा लगे, या हमारे ऊपर कोई ऐसी बात हो जाए कि यार इन्होंने ऐसी गलत बात की है फिल्म के अंदर। तो ये इसमें बड़ा एहतियात करते हैं। उर्दू में ऐसा है कि उर्दू में तो चल जाता है, कुछ भी कह दें तो चल जाता है, लेकिन ये कि बलूची में ज़रा एहतियात करनी पड़ती है। तो वकार के साथ मेरी जोड़ी यूँ रही कि वकार और मैं दोनों की ज़हनी हमआहंगी मिलती थी। वो भी इसी तरह से है कि वो भी यही चाहता है कि मतलब ऐसा कोई लफ्ज़ ना हो, ऐसी कोई बात ना हो कि लोगों को बुरी लगे वो बात। तो मैं भी ये समझता हूँ कि इस तरह से हमारी ज़हनी हमआहंगी मिल गई और हमारी जोड़ी कामयाब हो गई। हमारी ज़हनी हमआहंगी मिल गई और हमारी जोड़ी कामयाब हो गई। अच्छा, चूँकि आप बता रहे थे कि आपने उर्दू थिएटर ड्रामा भी किया है, उर्दू फिल्मों में भी काम किया है। जी हाँ। तो कैसा रहा? मतलब कभी ऐसा महसूस हुआ कि अगर उर्दू इंडस्ट्री ही आप साथ लेकर जाते तो शायद इससे ज़्यादा कामयाबी मिलती होगी? कभी कभी मैं सोचता हूँ कि अगर मैं जो है ये बलूची नहीं करता और उर्दू की तरफ चला जाता तो इस वक्त बड़ा नाम होता मेरा, क्योंकि ये जितने मेरे साथी हैं उन्होंने बड़े नाम कमाया, तो मैं उर्दू में इतना नाम नहीं कमा सका। वजह ये थी कि मैं फिर पलटा बलूची की तरफ। अब बलूची मेरी अपनी ज़बान थी तो मुझे मज़ा आता था बलूची में, और मेरे साथी जितने भी थे तो उनको भी मज़ा आता था। हम लोग बलूची ड्रामे करते थे, बलूची फिल्में बनाते थे, तो अफसोस भी होता था लेकिन ये खुशी भी होती थी कि हमारे बलोचों ने में हमें बड़ी इज़्ज़त दी, बहुत एहतराम दिया, और जहाँ जाते हैं लोग इज़्ज़त करते हैं, लोग बड़ा एहतराम करते हैं। तो ये अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने इसी ज़बान की वजह से हमें बहुत इज़्ज़त दी है। अच्छा, क्या जज्बा था आपका कि बलोची फ़िल्म इंडस्ट्री जो है आजकल हम देखते हैं बिल्कुल तबाह हाल है अगर देखा जाए तो आपने उस टाइम से लेकर अब तक चूँकि आप कंटिन्यू कर रहे हैं, तो क्या ऐसा जज्बा है कि अपने कल्चर को प्रोमोट करना या कि बलोची ज़ुबान को आगे लेकर जाना, ऐसा क्या जज्बा था कि आप बलोच फिल्मी इंडस्ट्री को ही आगे कंटिन्यू कर रहे हैं? हाँ, अभी देखें ना, बहुत सारे लोग अभी आ गए हैं बलूची इंडस्ट्री में, और मैं खुद ये चाहता था, मैं दिल से ये चाहता था कि हम 2-4 लोग हैं, मैं हूँ, वकार है, वली है, ज़ुबैर है, तो ये 2-4 लोग हैं, हम सिर्फ बलूची फिल्में बना रहे हैं, तो दूसरे लोग भी आ जाएं ताकि ये इंडस्ट्री आबाद रहे, दूसरे लोग भी करते रहें काम हमारी तरह। लेकिन आजकल जो नौजवान आ रहे हैं मैं ये देख रहा हूँ कि वो फिर दूसरी तरफ निकल गए। तो हमारे जो थीम था, हमारा जो जहन था, हमारी जो जहनी हमआहंगी थी, उस हिसाब से वो लोग नहीं चल रहे हैं, वो अपने हिसाब से चल रहे हैं। अच्छा, वो फिर वो कहते हैं कि आप लोग पुराने ज़माने के लोग, वो पुरानी सोच के लोग हो, हम नए ज़माने के, हम जदीद डिजिटल दौर के लोग हैं। हमारे दौर में कंप्यूटर, आपके ज़माने में VCR था, तो आप उस ज़माने के लोग, आपकी सोच वही है, और हमारी सोच जो है ना अभी बदल गई है, हम ज़माने के लिहाज से चल रहे हैं। भाई ठीक है, आप ज़माने के हिसाब से चलें, ठीक है, लेकिन ये कि ऐसा चलें कि मतलब लोग आपको अप्रिशिएट करें, लोग आपको जो है इज़्ज़त दें, लोग आपको एहतराम से बुलाएं। ऐसा ना हो कि लोग आपको मैं एक लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा, मस्करा कहें, या बलूची में हम कुछ और भी लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं उसके लिए, तो इस तरह लोग न पुकारें। आर्टिस्ट एक बड़ा मुल्क का सफ़ीर होता है, अपनी ज़बान का भी सफ़ीर होता है। वो जिस मुल्क में जाता है, जहाँ भी जाता है, वो अपनी ज़बान, अपने इलाके की शनाख्त होता है और वो अपनी शनाख्त बनाता है। मैं देख रहा हूँ कि आजकल के आर्टिस्ट उनमें ये चीज़ें नहीं हैं, वो सिर्फ जो है वो अपने हद तक बस वो काम कर रहे हैं, और वो ये नहीं सोचते कि हम मुल्क के सफ़ीर हैं, या हम अपनी ज़बान के सफ़ीर हैं, या हम अपनी ज़बान को प्रमोट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। वो ऐसा काम कर रहे हैं कि
बस क्या बताऊँ, बस अल्लाह इनको हिदायत दे। ऐसे ही है। अच्छा, आप मुझे ये बताइएगा, जैसे कि अक्सर हम सुनते हैं फ़नकारों की अक्सर ये गिला रहती है कि हुकूमत या इदारे की तरफ से उनको सपोर्ट नहीं मिलती, तो इसमें आपका ज़ाती तजुर्बा क्या कहता है? नहीं, ये बात अब बिल्कुल सही है। हुकूमत या इदारों की कोई सपोर्ट हमें हासिल नहीं, जब से हम फिल्म बना रहे हैं। और मुझे आज 45 साल हो गए फिल्में बनाते हुए, ड्रामे बनाते हुए। ये बड़ा अच्छा सवाल किया आपने कि इदारों की सपोर्ट या हुकूमत की सपोर्ट हमें हासिल है या नहीं। तो मैं समझता हूँ हमारे बलूची ज़बान में तो इदारे ना हमें सपोर्ट करते हैं, ना हुकूमत हमें सपोर्ट करती है। और सबसे बड़ा गिला शिकवा जो है मेरा ये है कि मेरे अपने बलूच कौम में जो मालदार लोग हैं या जिनको अल्लाह ने बहुत कुछ दिया है, वो नाजायज़ चीज़ों में लुटाते रहते हैं, वो उन्होंने कभी हमें सपोर्ट नहीं किया। वो कम से कम इतना तो करते कि भाई चलो हमारी तरफ से ये रख लो और एक फ़िल्म बना लो, इस टाइप की फ़िल्म बना लो, कोई अच्छी फ़िल्म बना लो। तो मैंने देखा बहुत से लोगों के पास मैं गया भी और बहुत से लोगों से मैंने कहा भी, लेकिन मैंने देखा कि वो उन चीज़ों में इंटरेस्टेड नहीं है। तो फिर एक इंटरेस्टेड इस बात में है कि अगर हम 1 लाख रुपए आपको दें तो आप हमें 1 लाख का 2 लाख करके दोगे, तो भाई ये तो कैसी बात है। सपोर्ट करना मकसद ये कि आपने हमें दे दिया तो आप भूल जाओ, उसके बाद वो फिल्म चले न चले वो तो हमारी किस्मत है। कुछ फिल्में ऐसी हैं जो नहीं चली, कुछ फिल्में ऐसी हैं जो चल गई। अब दबे कसी नबी चल गई, लेकिन कुछ फिल्में ऐसी जो नहीं चली तो उनमें पैसे नहीं मिले। तो ये है कि सपोर्ट इस तरह से होता है कि आदमी कुछ दे लेकिन नहीं दिया। इदारे भी नहीं देते और इदारे बलूची ज़बान को सपोर्ट करते ही नहीं हैं, तो वो उर्दू ज़बान को सपोर्ट करते हैं। हम उर्दू ज़बान की तरफ जाएं तो फिर वो इदारे हमें सपोर्ट कर देंगे, लेकिन ये कि बलूची को सपोर्ट करने वाले ना यहाँ कराची में हैं और बलूचिस्तान वाले भी रो रहे हैं, वो फ़नकार भी रोते हैं कि वहाँ भी वो कुछ ऐसे मसला है कि हुकूमत उनको सपोर्ट नहीं करती है। तो मैं ये सब कुछ जो कुछ भी किया 40-45 साल में, हमने जो कुछ भी किया वो सब अपने पल्ले से किया। अच्छा। हमने अपने खर्चों से किया। हमने जो है रात को, हफ्ते की रात को हम फंक्शन करते थे और इतवार को सुबह जो हम शूटिंग करते थे। फंक्शन में जो पैसे मिलते थे हम शूटिंग पे लगाते थे। अच्छा, इतने टाइम से आप जो कर रहे हैं, अपने वसाइल से कर रहे हैं, अपने ज़ाती खर्च से कर रहे हैं, तो कभी ऐसा हुआ कि मतलब आपको इसका अवज़ भी दिया गया हो या आपकी जो फिल्में हैं वो सराहा गया हो या इसका एतराफ़ किया हो किसी ने? हाँ, फिल्मों का एतराफ़ तो सब करते हैं, तारीफ़ें सब करते हैं और सराहते भी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन वही बात फिर वो सपोर्टिंग वो नहीं होता, माली तौर से सपोर्ट नहीं है। अभी आप देखना आपके पीछे मेरे सारे ये अवार्ड पड़े हुए हैं, तो ये सराहने वाली बात है, तारीफ वाली बात है। हाँ। बहुत सारे इदारों ने मुझे दिए अवार्ड और मेरे पास तकरीबन 70 के करीब अवार्ड हैं और जगह नहीं थी तो मैंने नहीं लाया, बाकी कुछ तो ये पड़े हुए हैं। हाँ, मैं लास्ट क्वेश्चन फिर आपके अवार्ड के हवाले से ज़रूर पूछूंगी, लेकिन आपसे ये भी, चूँकि टाइम भी शॉर्ट है, आपसे ये ज़रूर पूछना चाहूँगी, कभी ऐसा लम्हा कि आपने महसूस किया हो यार सब कुछ छोड़ दूँ क्योंकि अब मैं बहुत तंग हो गया हूँ, बेजार हो गया हूँ, कोई वसाइल है नहीं और सारा कुछ खुद से कर रहा हूँ? हाँ। नहीं, मैं बेजार नहीं हुआ, मैं तंग नहीं हुआ, कंटिन्यू कर रहा हूँ, मैं बेजार नहीं हुआ। हालांकि मैं वही बात कर रहा हूँ कि हमें सपोर्ट भी नहीं थी और कभी कभी ऐसा होता है जैसे हम किसी फिल्म में अगर 50,000 खर्चा कर रहे हैं, फिल्म की हम जाते थे वहाँ पर रेम्बो सेंटर में बेचने के लिए, तो हमें 10,000 देते थे, 20,000 देते थे, तो 50,000 खर्चा किया, 20,000 मिल रहे हैं, तो उल्टा 30,000 और नुकसान हो गया। लेकिन फिर भी हम मतलब वो दिल शिकन नहीं होते थे, हम हौसला नहीं हारते थे और हम फिर भी हम फिल्में बना रहे हैं और लोग पसंद कर रहे हैं। लोग सिर्फ हमें खुशी इस बात की है कि हमारी कौम, हमारी बलोच कौम इन फिल्मों को पसंद करती है, हमें पसंद करती है, हमें इज़्ज़त देती है और हमारा एहतराम करती है। सिर्फ ये खुशी है हमें कि हम इस बात पे जो है ना बड़े खुश हैं कि हम अपनी कौम के हीरो हैं, हम अपनी कौम के फ़नकार हैं, हम अपनी कौम के सफ़ीर हैं और हमें जो है बड़ी इज़्ज़त मिलती है, एहतराम मिलता है, बस इस बात। अच्छा, लोगों ने काफ़ी क्वेश्चन किया है, इसमें सबसे ज़्यादा ये पूछा गया है कि दानिश बलूच चूँकि इतने मुश्किलात के बाद भी उसके चेहरे के अंदर एक मुस्कुराहट, उसके क्या राज हैं? बस ये कि कुदरत की तरफ से है। देखें, गम और खुशी किसके साथ नहीं है, हर इंसान के साथ, कोई गमगीन भी है, कोई खुश भी है। और ये है कि हमारे साथ भी ये ऐसा होता है, हम कभी गमगीन हो जाते हैं, कभी खुश भी हो जाते हैं।
लेकिन जब हम स्क्रीन के सामने आते हैं, मेरी ये कोशिश होती है कि जब मैं स्क्रीन के सामने आऊँ तो लोगों में खुशियाँ बांटूँ, मैं मुस्कुराऊँ उनके सामने, लोगों को पता नहीं चले कि हमारे पीछे क्या चल रहा है या हमारे क्या हालात हैं, हम माली हालत से खुश हैं अपने या हम नहीं खुश हैं अपने। लेकिन मैं सिर्फ स्क्रीन में ये दिखाता हूँ कि हम लोग खुश हैं, हम खुश हैं तो लोग हमारी खुशी देखते हैं, वो खुश हो जाते हैं। बस ये हमारे। अच्छा, मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगी, क्योंकि पीछे जो हमारे हैं वो काफ़ी अवार्ड्स रखे हैं, कुछ बताइएगा अवार्ड्स के हवाले से कि किस किस इदारे की जानिब से आपको ये अवार्ड से नवाजा गया है? ये बहुत सारे इदारे हैं, मतलब मुझे उर्दू स्टेज ड्रामा में मिले, और ये सिंधी स्टेज, मैंने सिंधी स्टेज भी की है। अच्छा, सिंधी स्टेज भी की हैं और फिल्में भी की हैं। अच्छा। मैंने 14 सिंधी फिल्में मैंने बनाई हैं। मैं सिंधी, यानी कि आप मल्टी लैंग्वेजिस्टिक हैं। मैं सिंधी लिखता भी हूँ और सिंधी बोलता भी हूँ। चूँकि मैं मैट्रिक मैंने सिंधी में किया, तो मैं लिख भी सकता हूँ और बोल भी सकता हूँ, डायरेक्शन भी कर सकता हूँ। तो मैं स्क्रिप्ट भी लिखता हूँ सिंधी में। तो ये सिंधी वालों ने मुझे दिया एक स्टेज ड्रामा, वो सिंधी का था। ये बीजे इवेंट मैनेजमेंट, उनकी तरफ से इन्होंने शील्ड दिया मुझे ड्रामे में। और ये मुझे ड्रामा मिला दिलावती संभाल, जो मैंने बलूची ड्रामा के 8 बलूची ड्रामे के। ये बलूची ड्रामा मैंने किया 2022 का मैं बात करूँ, ये वशमले का है। तो ये सारे अवार्ड, ये बेस्ट अचीवमेंट अवार्ड ट्रिब्यूट टू दानिश बलोच, तो ये दिया उन्होंने HDI फेडरेशन वालों की तरफ से हुआ है। बहुत सारे अवार्ड हैं, सर्टिफिकेट्स बहुत सारे। तो बहुत सारे, मैंने आपको बताया कि 70 के करीब मेरे पास अवार्ड हैं। मैं घर में शिफ्टिंग वगैरह की वजह से बहुत सारे अवार्ड मेरे इधर उधर हो गए। मेरा ये कि जो कुछ बचे हैं वो यही हैं। तो ये अवार्ड जो है ना, वो हमारे लिए मतलब एक सरमाया है। ये सरमाया जो है, जो बलूच कौम की तरफ से या ड्रामों में काम करने की वजह से या उर्दू फिल्मों में काम करने की वजह से जो मिला है, वो सिला ये मिला है। माली तौर से तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ, लेकिन ये फ़ायदा मेरे साथ, ये फ़ायदा ज़रूर मिला है। बिल्कुल। अच्छा, लास्ट में अगर कोई मैसेज आप देना चाहें या कि कोई हुकूमत को अपील करना चाहें? हाँ, मैं ज़रूर करूँगा मैं हुकूमत से कि हमारे बलूची ज़बान, चूँकि बलूची ज़बान के इदारे ज़्यादातर कोयटा में हैं, बलूचिस्तान में हैं, वह कराची में बलूची ज़बान के इदारे नहीं हैं जो फ़नकारों को सपोर्ट कर सकें, बलूच फ़नकारों को सपोर्ट कर सकें। तो मेरी ये रिक्वेस्ट सिर्फ ये है गवर्नमेंट से कि चूँकि कराची में एक बड़ी आबादी है बलूचों की, और उस आबादी में बहुत सारे फ़नकार यहाँ भी काम कर रहे हैं, तो इनकी भी सपोर्ट के लिए कुछ किया जाए। तो मैं हुकूमत के, जो हमारे सिंध हुकूमत है, उनके नुमाइंदों से, उन अरबाब इख्तियार से मैं गुजारिश करूँगा कि हमारे बलूची फ़नकारों के लिए भी कुछ ऐसा कोई काम कर जाएँ कि हम जो है खुशहाल भी हो जाएं और हमारी ये माली मुश्किलात भी ख़त्म हो जाएं। बस ये मेरी रिक्वेस्ट है, और कबूल करना आप लोगों का काम। बहुत बहुत शुक्रिया दानिश बलोच साहब आपका कि आपने हमें इतने बिजी शेड्यूल में से वक्त निकाल कर हमें दे दिया। दानिश बलोच एक ऐसा नाम जो साबित करता है कि ख्वाब अगर सच्चे हो तो हालात कभी रुकावट नहीं बनते। मुश्किलात, कमी, महरूमी, इसके सब के बावजूद भी दिल में जज्बा अगर ज़िंदा हो तो रोशनी खुद रास्ता बना लेती है। हमारी दुआ है कि दानिश जैसे फ़नकार को वो मुकाम ज़रूर मिले जिसके वो हकदार हैं। दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।